नमस्कार, स्वागत आपका करियर एजुनेस्ट पर। और दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम सेमेस्टर थर्ड का जो ईएफएम सब्जेक्ट का पेपर है, इसकी यूनिट फोर्थ को हम इस पेपर में डिस्कस करने वाले हैं, इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। और ईएफएम की जो सिलेबस की क्लास है, उसकी ये आखिरी क्लास है जिसमें हम यूनिट फोर्थ को भी डिस्कस कर चुके होंगे। और इस यूनिट के जो टॉपिक्स है उसका नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन राजस्थान, और इसके अलावा टूरिज्म है। टूरिज्म ऑलरेडी सेपरेटली हमने अपलोड कर रखा है, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की भी क्लासें सेपरेटली अपलोड की हुई है, तो आप डिटेल में वो भी देख लीजिए। और यहाँ पर हम इनको थोड़ा-सा सरसरी दृष्टि से देखेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे इसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की ओवरऑल बात करेंगे। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन राजस्थान की यूनिट 4th में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करते हैं यूनिट 4th की। सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि आधारभूत संरचना कहते किसको है। यानी कि आपने पॉलिटिक्स से जो नेता लोग हैं, राजनेता हैं, उनको भी आपने खूब कहते हुए सुना होगा, या फिर आपने मोदी जी को खूब कहते हुए सुना होगा कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। तो एक्चुअली होता क्या है ये इंफ्रास्ट्रक्चर? उसकी हम बात करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू द बेसिक फिजिकल, सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटीज which are essential for the smooth functioning and development of an economy। यानी कि आधारभूत संरचना से आशय उन मूलभूत भौतिक, सामाजिक और संस्थागत सुविधाओं से है जो किसी अर्थव्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन एवं विकास के लिए आवश्यक होती है। यानी कि भौतिक संरचना की बात करें तो उसमें हम बात करते हैं रोड वगैरह होना, है ना? इरिगेशन का होना, ठीक है? और सामाजिक की बात करें तो उसमें हम बात करेंगे एजुकेशन का, हेल्थ का होना। और संस्थागत की बात करें तो बैंकिंग का होना, इंश्योरेंस का होना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का होना। तो यानी कि कहने का मतलब यदि हमें इकोनॉमी का डेवलपमेंट करना है, हमें उसका जो फंक्शनिंग है उसको एकदम स्मूथली कंडक्ट करना है, तो देश में फिजिकल, सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल हर तरीके की जो बेसिक फैसिलिटीज़ है, उनका होना क्या कहा जाता है? इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है, या इन सारी फैसिलिटीज़ को हम आधारभूत संरचना के नाम से जानते हैं। इट एक्ट्स एज़ द बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि इसे आर्थिक विकास की रीढ़ माना जाता है, क्योंकि अगर आधारभूत ढाँचा ही हमारा पर्याप्त नहीं होगा, तो दैट मीन्स हमारा जो डेवलपमेंट है या यूँ कहें जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो होगी ही नहीं। तो इकोनॉमी की जो रीढ़ है वो आधारभूत संरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर को कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर provides the foundation on which production activities, trade, transport, education, health and industries dependent। अर्थशास्त्रियों के अनुसार आधारभूत संरचना वह आधार प्रदान करती है जिस पर उत्पादन गतिविधियां होती है, व्यापारिक गतिविधियां होती है, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग आदि सभी क्या करते हैं? निर्भर करते हैं। यदि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है या इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बेसिक जो कंडीशंस है या यूँ कहें बेसिक जो फैसिलिटीज़ है यदि वो होती है, तो डेफ़िनेटली है कि वहाँ पर प्रोडक्टिव एक्टिविटी भी होगी, वहाँ पे कोई व्यापार वगैरह भी हो पाएगा, और शिक्षा, स्वास्थ्य और अदर जो इंडस्ट्रीज़ है वह भी हो पाएगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात कहूँ कि आज हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की जो डेज़र्ट साइड इलाका है, जैसलमेर साइड का है, तो आपको वहाँ पर खूब सारी आपके पास ज़मीन वगैरह है, लेकिन आपके कोई काम नहीं आ रही। यदि वहाँ पर आपके लिए पानी की व्यवस्था हो जाए, यानी कि इरिगेशन व्यवस्था हो जाए, वहाँ एनर्जी का साधन हो, यानी कि लाइट वगैरह, बिजली वगैरह आप तक पहुँच जाए, रोड की कनेक्टिविटी हो, ये सारी चीज़ें हो जाएगी, तो आप क्या करोगे? इस खेती में कुछ ना कुछ जो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग सूटेबल खेती है आप वो कर लोगे, या फिर यहाँ पे कोई इंडस्ट्री वगैरह डल लगा लोगे, क्योंकि आपके पास बेसिक नीड्स हैं। तो आप जो प्रोडक्शन करोगे वो रोड के मार्फत आप बाज़ारों में ला पाओगे। आपको एनर्जी की नीड बढ़ेगी, एनर्जी आपके पास है। इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर की नीड पड़ेगी, वो आपके पास है। इसके अलावा यदि आपको स्किल्ड लेबर वगैरह चाहिए, तो यदि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है देश का, तो डेफ़िनिटली आपको स्किल्ड लेबर भी मिल जाएगा। तो कहने का मतलब इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर जो आधारभूत संरचना है वो एक ऐसा बेस प्रदान करती है जिस पर सारी गतिविधियाँ क्या करती है? निर्भर करती है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की, कि जो देश है या इकोनॉमी है उसके डेवलपमेंट में किस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड होती है। इंफ्रा कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज़, यानी कि आधारभूत संरचना को हम मुख्य तौर पे 2 भागों में बाँट सकते हैं। पहला है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको हम आर्थिक आधारभूत ढाँचा कहते हैं, एंड दूसरा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसे हम सामाजिक आधारभूत संरचना या आधारभूत ढाँचा कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की। Economic infrastructure directly supports
प्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यानी कि जो आर्थिक आधारभूत ढाँचा है वह उत्पादन और आर्थिक गतिविधियों को प्रत्यक्ष रूप से क्या करता है, सपोर्ट करता है या प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। जैसे इसमें क्या-क्या इंक्लूड होते हैं, इसमें ट्रांसपोर्ट यानी कि यातायात या परिवहन, रोड, रेलवे, एयरवेज़ सारा आता है। राजस्थान जैसे जो स्टेट है वहाँ पे सीवेज नहीं होता, वरना तो समुद्री वाला भी इसमें ही इंक्लूड होता है। एनर्जी यानी कि ऊर्जा जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि बिजली, एनर्जी ये सारी इसमें इंक्लूड होती है। कम्युनिकेशन यानी कि संचार की सुविधा, इरिगेशन यानी कि सिंचाई की सुविधा एंड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि बैंकिंग और वित्तीय साधन या संस्थान, ये सारे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हम इंक्लूड करते हैं। बात करते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की, जिसको सामाजिक आधारभूत ढांचा कहते हैं। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट्स ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी कि ये मानव संसाधन के विकास और जीवन स्तर में गुणवत्ता की बात करता है या जीवन स्तर में सुधार करने की बात करता है। इसमें हम इंक्लूड करते हैं एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, आवास, स्वच्छता आदि सारी बातों को या आदि सुविधाओं को हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन कैसा आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि आप आधारभूत ढांचे से आप क्या समझते हो और देश के विकास के लिए किस प्रकार के ढांचे की नीड होती है, यानी कि व्हाट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज नीडेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे या फिर आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा एक्सप्लेन दी या राइट एन ऐसे ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान के आधारभूत ढांचे पर एक निबंध लिखो। इस तरीके का आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अपनी जो वन शॉट क्लास है, देखो मैं दोबारा कह रहा हूँ, किसी भी पेपर की 50 से 70 क्लास होना तय होती है। तो 50 से 70 क्लास को यदि 4 से 5 क्लास में हम कंप्लीट करना चाहें, तो देखो पहली बात तो ये मुश्किल सा टास्क है, हो सकती है, बट उसमें कहीं न कहीं हमारा जो कंटेंट है वो कॉम्प्रोमाइज़ होता ही है। तो कहने का मतलब अपनी जो वन शॉट क्लासेस होती है वो एक तरीके से आपके लिए कॉन्सेप्ट का काम करती है। कॉन्सेप्चुअलाइज़ आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हो। बाकी आपके पास जो स्टडी मटेरियल है, एक बार उसे ज़रूर गो थ्रू होइएगा, राइट? इन्हीं क्लास पे आप डिपेंडेंसी ना दिखाइएगा। पास होने के लिए पर्याप्त है, बट लेकिन मैं कहीं न कहीं कहता हूँ कि क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए एक स्टूडेंट को। चलिए बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि आर्थिक विकास में आधारभूत ढांचे का क्या महत्व है। पहला, इट फैसिलिटेट्स इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल ग्रोथ, यानी कि औद्योगिक और कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड है या यूँ कहें इम्पोर्टेंस है। इट रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि ये उत्पादन और परिवहन लागत में कमी करता है, ऑब्वियसली कमी करता है। जैसे मान लो कोई सीवेज है, आज हम बात करें जैसे ये भारत है अपना, ठीक है? और इधर अपने पोर्ट वगैरह है, यानी कि जो बंदरगाह वगैरह है, और ये राजस्थान है। तो राजस्थान के सबसे नज़दीक पड़ता है गुजरात, गुजरात से जो बंदरगाहें होती हैं, तो कोई भी सामान अगर आता है और सीवेज के थ्रू आता है, यानी कि समुद्री जहाज़ों के थ्रू आता है, तो एक तो रास्ता यहाँ गुजरात आया या बॉम्बे आया, वहाँ से ट्रांसपोर्ट होके राजस्थान में आता है। तो अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और भी प्रॉपर हो, रोड एकदम सही हो, गड्ढे-वड्ढे उसमें हो नहीं, और जो उसपे साधन चल रहे हैं, उनकी जो मरम्मत है वो कम से कम आए, तो डेफ़िनेटली बात है किराया अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और किराया कम होगा तो डेफ़िनेट सी बात है उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब यदि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर है, सॉलिड है, तो ये कॉस्ट को कम करने का काम करता है। इट प्रमोट्स रीजनल बैलेंस, यानी कि क्षेत्रीय असंतुलन को कम करता है। डेफ़िनेटली बात है, हर एक एरिया का डेवलपमेंट यदि होना है तो वहाँ पे क्या डेवलप होना चाहिए? सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए। आज अगर रेगिस्तान में इंफ्रा डेवलप हो जाएगा तो प्राइवेट वहीं अपने आप ही पहुँच जाएँगे, प्राइवेट लोग, तो डेफ़िनेटली वहाँ का भी बैलेंस, वहाँ का भी डेवलपमेंट होने लग जाएगा। तो जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ है, जो क्षेत्रीय विषमता है, वह कम होती है। इट अट्रैक्ट्स डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये निवेश को आकर्षित करता है, चाहे वो घरेलू हो, चाहे विदेशी हो। इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार सृजन करता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, तो कहीं न कहीं उद्योग धंधे होंगे, और उद्योग धंधे होंगे तो क्या जनरेट होगा उससे? रोजगार क्रिएट होगा। इट इम्प्रूव्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और ये जीवन स्तर में सुधार करता है। क्यों करता है? क्योंकि जब इंडस्ट्रीज ग्रो होती है, तो सीधी सी बात है हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो अपने आप क्या होता है, ग्रो होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल जनरली मैं क्लास में देता हूँ कि आज से अगर 40-50 साल पीछे हम जाएँ, तो हमारे घरों में जो गेस्ट रूम होते थे उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगा पलंग लगा के रखते थे।
आज के टाइम पे वहाँ पे सोफ़े वगैरह होते हैं, बेडशीट भी अच्छे से कवर होते हैं और हमने एलईडी वगैरह ये सारी चीज़ें, ये कहाँ से आई? ये डेफ़िनेटली जब हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ, तो हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है, वो अपने आप क्या होता है, ऊपर उठता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर लिविंग स्टैंडर्ड में इम्प्रूवमेंट लाने का भी काम करता है। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन राजस्थान, यानी कि राजस्थान में किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसके क्या डेवलपमेंट की बातें हैं या विकास किस तरीके का है। सबसे पहले बात करते हैं रोड ट्रांसपोर्ट इन राजस्थान, यानी कि यातायात इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या सड़कों की बात करें राजस्थान में। रोड ट्रांसपोर्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन राजस्थान ड्यू टू इट्स वास्ट ज्योग्राफिकल एरिया एंड डेजर्ट कंडीशन, यानी कि राजस्थान में सड़क परिवहन सबसे महत्वपूर्ण परिवहन साधन है, क्योंकि राजस्थान का क्षेत्रफल बड़ा है और मरुस्थलीय परिस्थितियां भी है। आज अगर जैसे मान लो हम बात करें कि जैसे मैं बात ज़्यादातर बातें इधर डेज़र्ट की इसलिए करता हूँ क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा चैलेंज है, ज्योग्राफ़िकल चैलेंज ज़्यादा है। तो अगर यहाँ पे रेगिस्तान में कोई चीज़ें हमें ट्रांसपोर्ट करनी है, तो सबसे जो मोटा-मोटा काम होगा वो किसके थ्रू होगा? रोड के थ्रू ही होगा। राजस्थान पहली बात तो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट स्टेट है, यानी कि सबसे बड़ा जो राज्य है वो राजस्थान है। एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन साथ ही में मरुस्थल भी ज़्यादा लंबा-चौड़ा है। तो यहाँ पर रोड का जो काम है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। यदि आपका घर खेत में है, ठीक है? खेत में आपका घर है, वहाँ पे आपको इंडस्ट्री लगाना चाहते हो, लेकिन वहाँ तक और मार्केट आपसे 20 किलोमीटर दूर है और आपकी मार्केट से कोई कनेक्टिविटी नहीं है रोड की, तो क्या आप इंडस्ट्रियल काम कर पाओगे? क्योंकि आपका माल कहाँ से आएगा? रोड ही नहीं है। तो अगर मान लो आप लेके आते भी हो, मिट्टी-मिट्टी में चला-चलू के गाड़ी-वाड़ी को, तो उससे आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी तो आपका प्रोडक्ट महँगा हो जाएगा तो सीख नहीं पाओगे प्रॉपर वे में। तो कहने का मतलब रोड एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है राजस्थान जैसे स्टेट में। अब बात करें राजस्थान के टोटल नेटवर्क कितना है रोड का, तो करीबन 3,17,121 किलोमीटर, जो कि 31 मार्च 2024 के डेटा के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि तकरीबन सवा 3 लाख किलोमीटर ही राजस्थान में रोड का नेटवर्क अभी है और ये बहुत कम है। अभी भी कह रहा हूँ ये बहुत कम है, इसको और ज़्यादा डेवलप होने की नीड है। बात करते हैं रोल ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट इन राजस्थान, यानी कि राजस्थान में सड़क परिवहन या सड़क यातायात की क्या भूमिका है। इट कनेक्ट्स रूरल एंड अर्बन एरियाज, ये ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को आपस में जोड़ता है। इट सपोर्ट्स एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, कृषि विपणन में सहायक है, क्योंकि खेतों का जो उपज है, किसानों की उपज है, उसको मंडी तक यदि लाना है तो बाई रोड ही आती है, इसलिए ये किसानों को मंडी से जोड़ता है, या यूँ कहें एग्रीकल्चर को ये मंडी से जोड़ने का काम करता है। इट फैसिलिटेट्स इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन, यानी कि औद्योगिक विस्तार को प्रोत्साहित करता है। इट इंक्रीजेज टूरिज्म, पर्यटन को बढ़ावा देता है। आज जैसे मान लो आप रील्स वगैरह देख रहे हो, वीडियोज़ वगैरह देख रहे हो, मैं आज ही क्लास ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कल 31st दिसंबर है, ठीक है? तो इतनी ज़्यादा भीड़ है आज जैसलमेर जैसी जगहों पे या फिर ऐसी-ऐसी जगह पे जहाँ पे आपने सोचा भी नहीं होगा, कभी कोई गए होंगे, वहाँ पर भी लोगों की भीड़ है, घूम रहे हैं लोग टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये टूरिज़्म कैसे पॉसिबल हुआ? वहाँ पर जाने की क्या थी? सुविधा थी, रोड्स थी, इसीलिए तो वहाँ पहुँचे। तो ये टूरिज़्म को भी सपोर्ट करता है। इट एन्श्योर्स रीजनल इंटीग्रेशन, ये क्षेत्रीय एकीकरण सुनिश्चित करता है, यानी कि जो डिस्पैरिटीज़ है या यूँ के जो बिखरे हुए रीजन्स पड़े हुए हैं, उनको एक जगह लाने की काम करता है। तो ये कनेक्टिविटी बढ़ाता है, रीजन टू रीजन ये उनको एक ग्रुप बनाता है। तो ये सारा रोड परिवहन का रोल है। डिस्पाइट चैलेंजेस लाइक डेजर्ट टेरेन एंड लो पॉपुलेशन डेंसिटी, कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट हैज इम्प्रूव्ड रोड कनेक्ट, यानी कि राजस्थान में मरुस्थलीय परिस्थिति होने के बावजूद, वहाँ पर जनसंख्या की कम घनत्व होने के बावजूद इन्वेस्टमेंट जारी है और इन्वेस्टमेंट के जारी होने के चक्कर में या यूँ कहें उनके कारण से राजस्थान की जो रोड कनेक्टिविटी है वो बहुत इम्प्रूव हुई है और आने वाले टाइम में ये और इम्प्रूव होगी। बात करते हैं एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की, हमने अभी तक बात करी रोड की, अब बात करते हैं ऊर्जा की। ऊर्जा यानी कि बिजली, और बिजली क्या है, की फैक्टर है इंडस्ट्री का। क्योंकि आपको मशीन वगैरह चलानी है तो आपको एनर्जी की नीड पड़ेगी। एनर्जी इज़ ए की ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि ऊर्जा आर्थिक विकास का प्रमुख आधार है। राजस्थान हैज़ इमर्ज्ड एज ए लीडिंग स्टेट इन रिन्यूएबल एनर्जी, स्पेशली सोलर एंड विंड एनर्जी, यानी कि राजस्थान विशेष रूप से ऊर्जा और पवन ऊर्जा में, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा में अग्रणी स्टेट बनकर उभर रहा है। यानी कि राजस्थान का जो एरिया है, क्योंकि इसके पीछे रीज़न है, राजस्थान में जो सोलर है उसकी 142 गीगावाट ये इसकी क्या है कैपेसिटी है, 142, जो कि रास्ता है इंडिया में सर्वाधिक है। और अब तक हमने इंस्टॉल भी तकरीबन 8 से 10,000 के आसपास मेगावाट के आसपास हमने इंस्टॉल्ड कर चुके हैं हम कैपेसिटी, और हमारे पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। और राजस्थान इंडिया का फर्स्ट स्टेट है जिसने सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी इंस्टॉल कर चुका है।
क्यों? क्योंकि राजस्थान के पास डेज़र्ट है और डेज़र्ट चैलेंज्ड है और डेज़र्ट में तकरीबन 310 से 320 दिन ऐसे होते हैं जहाँ पर भयंकर क्या होती है, तेज़ धूप होती है। तो जब तेज़ धूप होगी तो डेफ़िनेटली बात है हमने उस धूप से ही सोलर एनर्जी हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, बना पा रहे हैं। और वहीं अगर राजस्थान में जैसलमेर की बात करें तो वहाँ तो खूब विंड प्लांट लगे हुए हैं, उसको पंखुड़ियों का शहर भी कहते हैं। तो राजस्थान में रिन्यूएबल एनर्जी स्पेशली सौर और पवन दोनों ही तरह की ऊर्जा में राजस्थान स्टेट अग्रणी है या यूँ कहें लीडिंग स्टेट है। तो हमारे पास एनर्जी का अच्छा खासा क्या है, स्टोर है। अब तक इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात करें तो हमने 26,325 मेगावाट लगभग 2024-31 मार्च 2024 तक हमने इतनी कैपेसिटी इंस्टॉल्ड कर चुके हैं, जो कि एक अच्छी बात है और आने वाले टाइम में हम और ज़्यादा इसमें इम्प्रूवमेंट देखने को हमें मिलेगा। बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की, यानी क्या ऊर्जा आधारभूत संरचना का महत्व क्या है? एनर्जी का भाई सबसे बड़ा महत्व है, इट प्रमोट्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये औद्योगिक विकास को गति देता है। इट इम्प्रूव्स एग्रीकल्चरल इरिगेशन, यानी कि कृषि सिंचाई में सुधार करता है, क्योंकि आज देखते होंगे कि जो किसान किसान भाई है वो अपने खेतों में सोलर पैनल लगा के बैठे हुए हैं या वो पैनल लगा के रखते हैं। तो उससे क्या करते हैं, लाइट वाइट का उनको वेट नहीं करना पड़ता, उस पैनल से ही उनकी ट्यूबवेल वगैरह चल जाती है। उनकी जो इरिगेशन का काम है उन्हीं से हो जाता है। तो इसका मतलब ये एग्रीकल्चर की इरिगेशन को क्या करता है, सुधार करता है। इट इंक्रीजेज अर्बनाइजेशन, यानी कि शहरीकरण को बढ़ावा दे रहा है। इट रिड्यूस रीजनल इनइक्वलिटी, जो क्षेत्रीय असमानता थी, जो डेवलपमेंट यानी एक क्षेत्र का ज़्यादा था एक का कम था, उसको ये क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। अब सारे एरिया डेवलप हो रहे हैं। इट सपोर्ट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और ये सतत विकास को समर्थन करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि हम आज जो हमारी नीड है उसको इस तरीके से पूरा करना कि आने वाले फ्यूचर की जो जनरेशंस है उनके लिए भी हम उन चीज़ों को बचा के रखें। दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हम सतत विकास, जो कि ग्रीन एनर्जी की बात होती है जिसमें, उसको ये सपोर्ट करता है। तो ये इको फ्रेंडली भी है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की, यानी कि सामाजिक आधारभूत ढांचा, जिसमें हम एजुकेशन और हेल्थ को डिस्कस करेंगे। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू दी टू फैसिलिटीज दैट एनहांस ह्यूमन कैपिटल एंड सोशल वेलबींग, यानी कि सामाजिक आधारभूत संरचना से आशय उन सुविधाओं से है जो मानव संसाधन और सामाजिक कल्याण को क्या करती है, बढ़ाती है। एडुकेशन एंड हेल्थ आर दी टू मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, यानी कि शिक्षा और स्वास्थ्य दो प्रमुख घटक है। यानी कि शिक्षा का विकास होना और स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं उनका विकास होना, हम ये कहेंगे कि ये किसके कंपोनेंट है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के कंपोनेंट है। ये ह्यूमन कैपिटल को की क्वालिटेटिव डेवलपमेंट की बात करता है और साथ में सोशल वेलबींग की बात भी करता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की, यानी कि शिक्षा आधारभूत संरचना। इसमें जैसे हम इसको लिटरेसी वगैरह से मापते हैं कि क्या लिटरेसी है, साक्षरता दर कितनी है, स्किल्ड लेबर कितना है। आज जैसे इंडिया जैसे इस कंट्री की बात करें तो अब तो देखो एनईपी में आप पढ़ रहे हो, आप जो स्टूडेंट हो, अभी आप एनईपी के स्टूडेंट हो, अभी आपको कई सारे चैलेंज इसमें दिख रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए आप जब इसको पढ़ के निकल जाओगे और आने वाले अभी 2030 तक जब एनईपी पूरी तरीके से कवर कर लेगी हर चीज़ों को, तो ये बहुत अच्छी चीज़ लेकर आए हैं गवर्नमेंट, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। क्योंकि आज जो हम जो जिसकी एडुकेशन की बात करते हैं, वो एडुकेशन हमें नौकर बना रही है, मालिक वाली बात करती नहीं है। यानी कि उसमें स्किल की बात दूर-दूर तक नहीं थी। एनईपी में तो इन चीज़ों को इंक्लूड किया है, क्योंकि हमारी जो एडुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम ग्रेजुएट होते हैं, जैसे आप स्टूडेंट की बात कर लो, आप कॉलेज में जाते नहीं हो। पहली बात, कॉलेज में तो क्लास लेना ही नहीं होता, क्योंकि कॉलेज आप सेकेंडरी समझते हो, जो अदर काम करते हो लाइक कोचिंग-वोचिंग कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप नौकरी के लिए ही तो कर रहे हो सारा काम। वो आपके लिए प्राइमरी है। तो यही अपने एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ा फेलियर है कि हम एजुकेशन को नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ पा रहे हैं, स्किल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लेके जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में यही आती है। तो एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर राजस्थान का कैसा है? थोड़ा-सा चैलेंज्ड है राजस्थान के एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में कि स्किल्ड लेबर वह नहीं बना पा, सबसे प्रॉब्लम यही आती है। एजुकेशन इम्प्रूव्स स्किल्स, प्रोडक्टिविटी एंड सोशल अवेयरनेस, यानी कि जो शिक्षा है, वो कुशलता को बढ़ाती है, उत्पादकता को बढ़ाती है और सामाजिक जागरूकता को बढ़ाती है। इम्पोर्टेंस क्या है एजुकेशन का राजस्थान में? इट डेवलप्स ऑफ स्किल्ड मैनपावर, यानी कि कुशल मानव संसाधन का विकास करती है। रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, और जब कुशल मानव संसाधन होगा तो कहीं न कहीं कोई न कोई एम्प्लॉयमेंट में रहेगा, कोई न कोई नौकरी पेशा करता रहेगा या अपना कोई का उद्योग धंधा करेगा।
कहने का मतलब है गरीबी और बेरोज़गारी कम होगी, इट प्रमोट्स ऑफ सोशल इक्विलिटी, ये सामाजिक समानता को बढ़ाती है। ऐसा नहीं कि समाज के एक वर्ग का ही शिक्षा पर अधिकार होगा, बाकी वर्ग का नहीं होगा। तो ये चीज़ें ये ख़त्म करती हैं एंड इट सपोर्ट्स लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ, ये दीर्घकालीन आर्थिक विकास की बात करती है। यानी कि कहने का मतलब ह्यूमन की क्वालिटी को ये इम्प्रूव करती है। बात करें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की, स्वास्थ्य आधारभूत संरचना, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंश्योर्स ए हेल्दी एंड प्रोडक्टिव वर्कफोर्स, यानी कि स्वस्थ और उत्पादक वर्कफोर्स की का होना हेल्थी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है। आज जैसे मान लो आप चिरंजीवी बीमा योजना की बात करते हो, भामाशाह की बात करते हो, और भी जैसे कैशलेस जो इलाज होता है, मेडिकल सुविधा होती है, उनकी बातें करते हो, या मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा की बात करते हो, तो ये सारे किसके इनिशिएट है? ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ही इनिशिएट है। क्या इंपॉर्टेंस है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का? इट इंक्रीजेज लेबर प्रोडक्टिविटी, यानी कि श्रम की उत्पादकता में वृद्धि करता है, क्योंकि जब आपको ये पता है कि मैं जहाँ पे काम करता हूँ या फिर मेरे काम करने से जो मैं अगर बीमार भी होता हूँ, तो मेरा इलाज फ्री में हो जाएगा। तो कहने का मतलब आपकी प्रोडक्टिविटी से बढ़ती है। दूसरी चीज़, और जब यदि आप हेल्दी रहते हो तो डेफ़िनेटली है हेल्दी माइंड सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। इट रिड्यूस डिज़ीज़ बर्डन, ये रोग भार में कमी करता है। इट इम्प्रूव्स लाइफ़ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि ये जीवन प्रत्याशा में सुधार करता है, यानी कि औसत हम कितनी आयु जी रहे हैं उसको बोलते हैं जीवन प्रत्याशा। इट स्ट्रेंथens इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और ये आर्थिक विकास को मजबूत करता है। इस यूनिट से रिलेटेड अगर आप टूरिज्म इन राजस्थान देखना चाहते हो, क्योंकि ये क्लास भी हमने अपलोड कर रखी है, और इसके अलावा रोड और एनर्जी की स्पेशल हमने एक्सक्लूसिव क्लास अपलोड कर रखी है, लास्ट ईयर ही हमने अपलोड कर दी थी। तो इनके जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ऊपर आई बटन में भी मिल जाएँगे, एंड स्क्रीन पे भी आपको मिल जाएगा। तो आप उस प्लेलिस्ट में जाके इन क्लास को ज़रूर देखिएगा, यानी कि ईएफएम की आपको कोई टेंशन लेनी ही नहीं है। ईएफएम का सारा सिलेबस आज अपलोड हो चुका है, इसके अलावा हम बीएडएम का और अकाउंटेंसी का भी सिलेबस अपलोड करेंगे। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी की एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इनकी औद्योगिक नीति एंड औद्योगिक विकास राजस्थान में कैसा है। सबसे पहले बात करते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या होती है। Industrial policy refers to a set of rules, regulations, incentives, and strategies formulated by the government to promote industrial growth in a region or country। कि औद्योगिक नीति से आशय सरकार द्वारा उद्योगों के लिए बनाए गए नियम, विनियम, प्रोत्साहन और रणनीतियों से हैं, जो कि किसी पर्टिकुलर क्षेत्र और देश से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं, या उसमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रमोट करने का काम करते हैं। It aims at encouraging investment, increasing production, generating employment, and ensuring balanced regional development। इसका उद्देश्य निवेश को बढ़ावा देना होता है, उत्पादन में वृद्धि करना होता है, रोजगार सृजन को बढ़ावा देना होता है, और जो संतुलित क्षेत्रीय विकास है वह सुनिश्चित करने का काम होता है। यानी कि कहने का मतलब देश के इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए जो स्पेशल रूल्स और नियम वगैरह लाए जाते हैं, उसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी का नाम देते हैं। An industrial policy provides direction to industries by identifying priority sectors, offering financial and infrastructural support, and simplifying एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स। यानी कि औद्योगिक नीति उद्योगों को दिशा प्रदान करती है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्रों की पहचान करना, वित्तीय एवं आधारभूत सुविधाओं का प्रोवाइड करवाना और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना आदि होता है। यानी कहने का मतलब इंडस्ट्रियल पॉलिसी जब आती है, डिक्लेयर करती है, तो सरकार ये कहती है कि कौन-कौन से सेक्टर को हमें ज़्यादा प्राइमरी पे ध्यान देना है, यानी कि हमें एमएसएमई को ज़्यादा फ़ोकस में लाना है, या एक्सपोर्ट जहाँ हम करना चाहते हैं उनको फ़ोकस में लाना है, या एग्रो इंडस्ट्रीज़ को ध्यान में रखना है। तो कहने का मतलब जिनकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उन क्षेत्रों की पहचान करना, उनको क्या वित्तीय सुविधाएँ होंगी, यानी कि उनको फाइनेंस वगैरह कहाँ से मिलेगा, वो सारी सुविधाएँ देना, और क्या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस होगी, जीएसटी का नंबर कैसे मिलेगा, कोई फॉर्म भरना है तो कैसे भरेंगे, सब्सिडीज़ कैसे मिलेगी, ये सारी जो प्रक्रियाएँ हैं उनको सरल बनाना औद्योगिक नीति का क्या होता है, उद्देश्य होता है, या औद्योगिक नीति ये सारी सहूलियत प्रदान करती है। ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी के राजस्थान में क्या उद्देश्य हैं? पहला, प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, यानी कि औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना औद्योगिक नीति का उद्देश्य है। अट्रैक्शन ऑफ डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी कि देशी या विदेशी निवेश आकर्षित करना औद्योगिक नीति का उद्देश्य है। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एंड रूरल एरियाज, जो पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्र है उनका विकास करना इसका उद्देश्य है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यानी कि रोजगार के अवसर सृजित करना इसका उद्देश्य है। इंक्रेजमेंट टू एमएसएमईज, यानी कि जो सूक्ष्म और लघु उद्योग है उनको बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। एंड बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, संतुलित क्षेत्रीय विकास करना
का उद्देश्य है संतुलित क्षेत्रीय विकास का मतलब होता है हर एक रीजन का क्या करना, डेवलपमेंट करना। जो पिछड़े क्षेत्र है उन पे भी फोकस करना और जो ऑलरेडी डेवलप्ड है उनको और ज़्यादा इनहेंस करना। ये सारे इंडस्ट्रियल पॉलिसी के क्या है, ऑब्जेक्टिव्स है। अब बात करते हैं राजस्थान करंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इट्स रोल इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यानी कि राजस्थान की वर्तमान औद्योगिक नीति क्या है और उसका क्या रोल है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। Rajasthan's current industrial policy focuses on improving the ease of doing business and creating a favorable industrial environment, यानी कि राजस्थान की जो वर्तमान औद्योगिक नीति है उसका उद्देश्य है व्यापार को सरल बनाना और उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना। द पॉलिसी emphasizes infrastructure development, investment incentives, industrial clusters and skill development। इस नीति का उद्देश्य है आधारभूत संरचना का विकास करना, निवेश प्रोत्साहित करना, औद्योगिक क्लस्टर बनाना यानी कि औद्योगिक समूह या संघ बनाना और कौशल विकास पर विशेष ध्यान देना इस नीति का क्या है, मेन उद्देश्य है। राजस्थान हैज अनाउंस्ड सेवरल इंडस्ट्रियल पॉलिसीज सिंस द लेट 1970s टू प्रमोट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि राजस्थान में अब तक कई औद्योगिक नीतियां घोषित की जा चुकी है जो कि राज्य के औद्योगिक विकास के विभिन्न चरणों को दर्शाती है। दीज पॉलिसीज रिप्रेजेंट डिफरेंट स्टेज ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग एंड इंडस्ट्रियल फोकस इन द स्टेट, यानी कि राजस्थान में अलग अलग चरणों में किस तरीके के औद्योगिक विकास हुए हैं उनको ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी दर्शाती है। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की प्रथम इंडस्ट्रियल पॉलिसी की, यानी कि पहली औद्योगिक नीति राजस्थान की कब आई। फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी दैट वाज डिक्लेयर्ड ऑन 24 जून 1978, यानी कि 24 जून 1978 को राजस्थान ने अपनी पहली औद्योगिक नीति घोषित करी। हालांकि अगर हम देश की बात करें तो देश की पहली औद्योगिक नीति कब आई थी, 1948 में आई थी और उसके बाद 1956 में, 77 में, 80 में, 90 में, 92 में इस तरीके से एलपीजी वगैरह कई आई इंडिया लेवल पे। लेकिन राजस्थान ने अपनी सेपरेट उस पॉलिसी को यानी कि सेंट्रल पॉलिसी के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बनाते हुए अपनी पहली पॉलिसी डिक्लेयर करी थी 24 जून 1978 को। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जब आप इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करते हो। इट फोकसेस ऑन एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज लाइक खादी, विलेज इंडस्ट्रीज, हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स, यानी कि इस नीति का जो उद्देश्य था वो रोजगारोन्मुख जो उद्योग थे जिसमें खादी, ग्रामोद्योग, हथकरघा थे उन पे ज़्यादा जोर था। उसके बाद हमने जो सेकंड पॉलिसी डिक्लेयर करी थी दैट वाज इन अप्रैल 1991 में, यानी 1991 में जो डिक्लेयर करी थी। इनको पढ़ने की ज़्यादा नीड नहीं है, बस यहाँ पे मैं लेके आ गया। थर्ड पॉलिसी राजस्थान की जून 1994 में आई थी, फोर्थ की जून 1998 में एंड उसके बाद जून 2010 में और फिर अगस्त 2015 में आई। और हम बात करते हैं लेटेस्ट जो कि जुलाई 2019 में, यानी कि 2019 में राजस्थान की वर्तमान औद्योगिक नीति घोषित हुई थी। इन सब का जो उद्देश्य है वो यही है कि बिजनेस जो इंडस्ट्रीज है उनको डेवलप करना, ये सबका उद्देश्य रहा है। हम बात करते हैं रिसेंट की। द मोस्ट रिसेंट ऑफिशियल पॉलिसी इज द राजस्थान इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2019 which aims to make Rajasthan a preferred investment destination by promoting inclusive, balanced and sustainable eco-friendly investment industrial growth, यानी कि 2019 जो औद्योगिक नीति है उसका उद्देश्य है कि जो निवेशक है उनके लिए सबसे पसंदीदा गंतव्य बनाना, राजस्थान को निवेश के लिए सबसे पसंदीदा जगह बनाना इसका क्या था, उद्देश्य था। यानी कि हर तरीके से इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आए और देश का या स्टेट का इंक्लूसिव, बैलेंस्ड और सस्टेनेबल इको फ्रेंडली इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, ये इसका क्या था, मेन उद्देश्य था। इसके अलावा रोल क्या है करंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी के राजस्थान की इकोनॉमी में। इट प्रोवाइड्स टैक्स कंसेशंस एंड सब्सिडीज, ये कर छूट और सब्सिडी प्रदान करती है। इट एनकरेजेज इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन, औद्योगिक विविधीकरण को ये बढ़ावा देती है। इट प्रमोट्स एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज, निर्यातोन्मुख उद्योगों को ये बढ़ावा देती है। इट स्ट्रेंथ्स इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि औद्योगिक आधारभूत संरचना को मजबूत करती है। इट सपोर्ट्स स्टार्टअप एंड इनोवेशन, यानी कि स्टार्टअप और नवाचार का ये समर्थन करती है, यानी कि उनको ज़्यादा महत्व देती है या प्रोत्साहित करती है। एंड इट बूस्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ये रोजगार के अवसर को क्या करती है, बढ़ावा देती है। ये इसके प्रमुख रोल है। बात करें कंस्ट्रेंट्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन राजस्थान, यानी कि क्या बाधाएं हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ में। इम्पोर्टेंट है ये, आपके पास क्वेश्चन कैसा आएगा, आपके पास क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, औद्योगिक नीति से आप क्या समझते हो। राजस्थान की औद्योगिक नीति को एक्सप्लेन करते हुए राजस्थान में औद्योगिक विकास में प्रमुख बाधक तत्वों को आप समझाइए, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। इनकी मेन कंस्ट्रेंट्स क्या है राजस्थान के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, या आपका क्या क्वेश्चन आएगा, आपके पास क्वेश्चन पूछा जाएगा
कि एक्सप्लेन द मेन कंस्ट्रेंट्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन राजस्थान एंड गिव द रेमेडीज टू रिमूव देम, यानी कि उनको दूर करने की आप रेमेडीज बताओ या सजेशंस बताओ कि उनको कैसे दूर किया जा सकता है। इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। Despite various policies, industrial development in राजस्थान faces several constraints, यानी कि विभिन्न नीतियों के बावजूद भी राजस्थान में औद्योगिक विकास में कई बाधाएं सामने को देखने को मिलती है। पहला है स्केर्सिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज, यानी कि राजस्थान में जल संसाधनों की कमी है, सबको पता है। इनएडिक्वेट पावर सप्लाई इन सम रीजन्स, कुछ क्षेत्रों में अपर्याप्त बिजली आपूर्ति है, यानी कि राजस्थान में कहने का मतलब एनर्जी का सोर्स तो बहुत अच्छा वाला है, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से इंफ्रा डेवलप नहीं हुआ है, तो सब जगह बिजली की सप्लाई प्रॉपर नहीं है। डेजर्ट क्लाइमेट एंड हार्श ज्योग्राफिकल कंडीशन, यानी कि मरुस्थलीय जलवायु और कठिन भौगोलिक परिस्थितियां राजस्थान में एक मेन बाधक है। इसके अलावा लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर, यानी कि जो कुशल मजदूर है, श्रमिक है, उनकी यहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा, सॉरी ज़रूरत से भी क्या है, अवेलेबिलिटी कम है, क्योंकि बाहर से आते हैं हमारे पास कुशल श्रमिक, हम तो पटवार की ग्राम सेवक की तैयारियों में रह जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि स्किल्ड लेबर की कमी है। पुअर कनेक्टिविटी इन रिमोट एरियाज, यानी कि जो दूरस्थ क्षेत्र है वहाँ पर जो कनेक्टिविटी है वो कम है या कमज़ोर है। डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, आज भी हमारी जो डिपेंडेंसी है वो कृषि पे थोड़ी ज़्यादा है। राजस्थान की तकरीबन 60% जनसंख्या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कृषि पे ही डिपेंडेंट है। लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन रूरल एरियाज, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ औद्योगिकरण का निम्न स्तर देखने को मिलता है। तो ये सारी कुछ प्रमुख बाधाएं हैं। दीज कंस्ट्रेंट्स स्लो डाउन द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन राजस्थान, यानी कि ये सारी बाधाएं राज्य के औद्योगिक विकास की गति को क्या कर देती है, स्लो कर देती है। ऑब्वियसली बात है कि अगर बाधाएं आएगी तो डेवलपमेंट की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, रिसेंट ट्रेंड्स इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन राजस्थान। आपसे ये पूछा जाएगा, एक्सप्लेन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड एक्सप्लेन द रिसेंट ट्रेंड्स इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन राजस्थान, यानी कि राजस्थान की जो औद्योगिक विकास है उसकी आधुनिक प्रवृत्तियों को समझाइए या अभी की वर्तमान प्रवृत्तियों को समझाइए। इन रिसेंट ईयर्स राजस्थान हैज शोन पॉजिटिव ट्रेंड्स इन इंडस्ट्रियल ग्रोथ या डेवलपमेंट, यानी कि हाल ही के वर्षों में राजस्थान में औद्योगिक विकास की दिशा में कई सकारात्मक प्रवृत्तियां देखी गई है। बात कर लेते हैं एक एक की। सबसे पहले ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स एंड क्लस्टर, यानी कि राजस्थान में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और क्लस्टरों का विकास हुआ है। जैसे मान लो एक हम बात करें DMIC, डीएमआईसी का पूरा नाम है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, यानी कि एक ऐसा कॉरिडोर जो दिल्ली से किसको जोड़ता है, मुंबई को जोड़ता है, और जो राजस्थान से होके गुजरता है। लगभग इसका 60% हिस्सा कहाँ है, राजस्थान में ही है। तो राजस्थान का जो अलवर रीजन है, राजस्थान का जो जोधपुर रीजन है, राजस्थान का जो जयपुर रीजन है, राजस्थान का जो कोटा रीजन है, उदयपुर रीजन है, ये सारे इंडस्ट्रियल उस कॉरिडोर में आते हैं। तो कहने का मतलब ये जो कॉरिडोर बनते हैं उसमें राजस्थान का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो ये रिसेंट ईयर्स में राजस्थान में ऐसा डेवलपमेंट देखने को मिला है। रैपिड एक्सपेंशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्रीज, यानी कि जो नवीनकरणीय ऊर्जा उद्योग है उनका विस्तार तीव्रता से देखने को मिल रहा है। यानी कि जो सोलर एनर्जी से रिलेटेड है इंडस्ट्रीज है वो यहाँ पे अच्छे से डेवलप हो रही है, रेपिडली डेवलप हो रही है। इंक्रीज इन MSMEs एंड स्टार्टअप्स, यानी कि जो छोटे और लघु उद्योग है और जो स्टार्टअप है उनकी संख्याओं में वृद्धि देखने को मिली है। डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म बेस्ड इंडस्ट्रीज, यानी कि जो पर्यटन आधारित उद्योग है उनका जबरदस्त विकास राजस्थान में देखने को मिला है। यानी कि रिसेंट ईयर्स में राजस्थान में टूरिज्म में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। जैसे हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ खाटू श्याम जी की बात कर लेते हैं। खाटू श्याम जी अभी नए साल में तकरीबन 20 लाख लोग आने की उम्मीद है, और लगभग हर महीने खाटू श्याम जी में 10 लाख लोग आ जाते हैं। एकादशी या पूरे महीने को रोटेट करें, और जो लक्खी मेला लगता था खाटू श्याम जी में, अब वो कक्खी मेला हो गया। यानी कि पहले लाखों लोग आते थे, अब करोड़ों लोग आते हैं। तो टूरिज्म इंडस्ट्रीज देखने को राजस्थान में अच्छे से फूल रही है। फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, यानी कि कौशल विकास कार्यक्रमों पर जोर है। एडॉप्शन ऑफ डिजिटल गवर्नेंस एंड ई सर्विसेज, यानी कि जो डिजिटल गवर्नेंस और जो ई सर्विस है उनका अडॉप्शन देखने को मिला है। आज एक सब्जी वाले के पास भी आप देखते हो कि उनको भी डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट वो भी कर रहा है, पुचके वाला भी कर रहा है। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं हमने डिजिटल जो चीज़ें हैं उनको अडॉप्ट किया है। तो ये सारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ में रिसेंट चेंजेस हमने देखने को मिल रहे हैं। दीज ट्रेंड्स इंडिकेट ए ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ राजस्थान इनटू ए इंडस्ट्रियली इमर्जिंग स्टेट, यानी कि सारी प्रवृत्तियां राजस्थान को एक उभरते औद्योगिक राज्य के रूप में दर्शाती है। ये सही बात है। अब एक बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट की राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2024, यानी कि जिसको रिप्स कहते हैं, यानी कि राजस्थान औद्योगिक संवर्धन या प्रोत्साहन योजना बोलते हैं।
ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन किसे पूछा जाएगा, राइट नोट्स ऑन फॉलोइंग, और उसमें एक नाम लिखा हुआ होगा रिप्स, बस इतना ही लिखा होगा। आपको रिप्स में ही आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या होती है ये रिप्स। यानी कि देखो, पहले इंडस्ट्रियल पॉलिसीज आती थी, उन इंडस्ट्रियल पॉलिसीज को एक नया नाम दे दिया गया है जिसे रिप्स कहा जाता है, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम। एक तरीके से फ्लेक्सिब इन्वेस्टमेंट स्कीम्स होते हैं, स्कीम जैसे होते हैं, योजना के तौर पे होते हैं। तो अलग से इंडस्ट्रियल पॉलिसीज जैसे 2019 है वो चली रही है, उसके अलावा उसके समर्थन में, उसके सपोर्ट में एक रिप्स जैसी योजनाएं भी चलती हैं, जो कि 2014 में आई थी, उसके बाद 2019 में आई थी, 2022 में भी आई थी, 2024 में भी है। इस तरीके से अलग अलग टाइम पे सरकार लेकर आती रहती है ये रिप्स की योजनाएं। तो जान लेते हैं रिप्स क्या चीज़ है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज रिप्स 2024? The Rajasthan Investment Promotion Scheme (RIPS) 2024 is a flagship investment incentive scheme launched by the government of Rajasthan। यानी कि जो रिप्स है वो राजस्थान सरकार की एक प्रमुख निवेश प्रोत्साहन योजना है, जो कि राजस्थान सरकार ने लॉन्च करी थी 2024 में। इट इज डिजाइंड टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट एंड सपोर्ट सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन दी स्टेट। यानी कि इसका उद्देश्य राज्य में निवेश लाना, उद्योगों का विकास करना, रोजगार सृजन करना और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। द स्कीम रिप्लेसेस अर्लियर वर्जन सच एज रिप्स 2022 and remain valid until 31st March 2029 और until a new policy is notified। यानी कि यह योजना 31 मार्च 2029 तक लागू रहेगी, जब तक कि कोई नई नीति नहीं आ जाती। जो पहले रिप्स चलती थी 2022, उसको इसने रिप्लेस कर दिया है। यानी कि रिप्स में क्या होता है, जैसे मान लो एक छोटे से शॉर्टकट में इसको समझाऊं, रिप्स का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना। यानी कि राजस्थान इंडस्ट्रियल जो प्रमोशन है, उसमें सबसे मोटा मोटा काम होता है कि कहाँ से हम इन्वेस्टमेंट लाए। इन्वेस्टमेंट लाने के लिए सरकार क्या करती है, समिट्स करवाती रहती है। कभी प्रवासी राजस्थानियों का करवा लिया, कभी इंटरनेशनल लेवल का करवा लिया, कहीं देसी का करवा लिया। तो उनको उस समिट में या इस कॉन्फ्रेंस में इन्वाइट किया जाता है और वहाँ पर उनसे इन्वेस्टमेंट लिए जाते हैं। कई तरीके के एमओयूज होते हैं, कई तरीके के इन्वेस्टमेंट उसमें मिलते हैं। तो रिप्स इस एक तरीके से ये काम ज़्यादा करती है कि कैसे हम इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं, उद्योगों का कैसे विकास करना है, रोजगार कैसे जनरेट करना, और हम सस्टेनेबल ग्रोथ को किस तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं, वो सारे काम रिप्स में होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है रिप्स के, यानी कि उद्देश्य क्या है, टू अट्रैक्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इनटू राजस्थान, यानी कि निजी निवेश को आकर्षित करना राजस्थान में। टू बस बूस्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ अक्रॉस सेक्टर्स, यानी कि विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, यानी कि रोजगार के अवसर सृजित करना। टू सपोर्ट न्यू एंड एग्जिस्टिंग यूनिट्स इंक्लूडिंग एमएसएमई, नए और मौजूदा व्यवसायों को समर्थन करना। टू प्रमोट सनराइज एंड प्रायोरिटी सेक्टर्स एज सच एज रिन्यूएबल एनर्जी, टूरिज्म, आईटीआईज एंड एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स, यानी कि जो ऊर्जा, सौर ऊर्जा से रिलेटेड, पर्यटन से रिलेटेड, आईटी उद्योगों से रिलेटेड जो उद्योग है, इससे प्राथमिक और उभरते क्षेत्रों को ज़्यादा प्रोत्साहित करना इसके क्या है, मुख्य उद्देश्य हैं। सबसे पहले बात करते हैं की फीचर ऑफ इंसेंटिव्स अंडर रिप्स। क्या क्या इंसेंटिव रिप्स के अंदर दिए जाते हैं, जैसे एसजीएसटी, यानी कि जो स्टेट जीएसटी है उसका रिम्बर्समेंट, यानी कि वापस प्रोवाइड करवा दें, क्योंकि एसजीएसटी पर तो स्टेट का ही अधिकार है। तो एक उसमें टाइम दे दिया जाता है कि पर्टिकुलर इतने साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए हम आपको जीएसटी से क्या करते हैं, एग्जम्प्ट करते हैं। तो इस तरीके का इसमें इंसेंटिव होता है। कैपिटल सब्सिडी, यानी कि जो पूंजी आपने ली है, यानी कि जो फाइनेंस आपका, उस पर आपको कुछ अनुदान दे दिया जाएगा, तो उसके कैपिटल सब्सिडीज कहते हैं। इंटरेस्ट सब्सिडी, यानी कि ब्याज अनुदान होता है, यानी कि आपका जो ब्याज है, जैसे मान लो 6% ब्याज बना, तो 6% ब्याज को रिड्यूस करके 5% पे ले आना, 4 पे ले आना। तो ब्याज को कम करना या ब्याज पर सब्सिडी देना, दैट इज इंटरेस्ट सब्सिडी। स्टैम्प ड्यूटी एंड लैंड कन्वर्जन एग्जम्पशन, यानी कि जो स्टाम्प ड्यूटी होती है, जो जमीन का जो परिवर्तन होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर में आने के लिए, तो उसमें कुछ छूट वगैरह देना, इसका कुछ इंसेंटिव है। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एग्जम्पशन, यानी कि जो बिजली ड्यूटी लगती है, जो टैक्स वैक्स लगते हैं, इन चीज़ों में शुल्क वगैरह लगते हैं, उनमें छूट देना। सनराइज एंड प्रायोरिटी सेक्टर बेनिफिट, यानी कि यदि आपका कोई ऐसे इंडस्ट्रीज में हो जो कि प्रायोरिटी सेक्टर में आता है, जैसे टूरिज्म सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, एग्रो इंडस्ट्रीज है, एग्रोटेक यूनिवर्सिटी इंडस्ट्रीज है, उनमें अलग बेनिफिट देना। ये सारे इसके क्या है, इंसेंटिव सेक्टर होते हैं। अब इसका फ़ायदा कौन उठा सकता है, न्यू इंडस्ट्रियल यूनिट, यानी कि नए औद्योगिक यूनिट इसका फ़ायदा उठा सकती है। एक्सपेंडिंग इंडस्ट्री, यानी कि जो विस्तार कर रहे हैं अपने पुराने उद्योगों का, वो फ़ायदा उठा सकते हैं। एमएसएमई, यानी कि सूक्ष्म उद्योग वाला उठा सकते हैं। सर्विस सेक्टर, यानी कि सेवा क्षेत्र की यूनिट, आईटी सेक्टर,
टूरिज्म एंड लॉजिस्टिक प्रोजेक्ट एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स, ये सारे इसमें क्या उठा सकते हैं, बेनिफिट इसका उठा सकते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट की, एमएसएमईज ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम आकार के उद्योग का क्या है, यानी कि लघु और कुटीर उद्योग जिसको हम कहते हैं, लघु और कुटीर उद्योग जिसका अब नाम क्या हो गया है, एमएसएमई हो गया है, उसकी हम बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस यूनिट से एक क्वेश्चन आता है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड और एक क्वेश्चन आता है इंडस्ट्री से रिलेटेड। इंडस्ट्री में आता है तो या तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी से आता है या फिर एमएसएमई से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो इस यूनिट से 3 क्वेश्चन बनते हैं, इंफ्रा का, इंडस्ट्रीज का और एमएसएमई से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। जान लेते हैं एमएसएमई के बारे में। Rajasthan has a diverse structure of micro, small, and medium enterprises due to its rich natural resources, traditional skills, and regional characteristics। यानी कि राजस्थान में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की संरचना विविध है, जिसका कारण राज्य के प्राकृतिक संसाधन, पारंपरिक कौशल और क्षेत्रीय विशेषताएं हैं। यानी कि राजस्थान में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके का एमएसएमई देखने को मिलता है। इसका मतलब राजस्थान में जो एमएसएमई है वो विविधता वाला है, उसमें कई तरीके की चीज़ें देखने को मिलती है। एमएसएमईज़ इन राजस्थान आर स्प्रेड अक्रॉस रूरल एंड अर्बन एरियाज एंड आर क्लोजली लिंक्ड विद एग्रीकल्चर, माइनिंग, हैंडीक्राफ्ट्स, टूरिज्म एंड सर्विसेज। यानी कि राजस्थान की जो एमएसएमई है वो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं और कृषि, खनन, हस्तशिल्प, पर्यटन और सेवा आदि कई क्षेत्रों से जुड़े हुए देखने को मिलते हैं। क्यों राजस्थान का एमएसएमई इतना स्ट्रॉन्ग है, इसके पीछे कारण है, यानी कि राजस्थान के पास एरिया खूब है, कृषि की जो पॉसिबिलिटी जो है खूब है, लेकिन राजस्थान में साथ में अकाल खूब पड़ता है, यानी कि सिंचाई के साधन नहीं है, तो सिर्फ खेती-बाड़ी से काम नहीं चलता। इसलिए राजस्थान के जो ट्रेडिशंस की बात करें तो इस तरीके से डेवलप हुए कि उन्होंने किसका सहारा लिया, हैंडीक्राफ्ट का सहारा लिया और राजस्थान का हैंडीक्राफ्ट सॉलिड हो गया इस मामले में। राजस्थान में एमएसएमई इसलिए राजस्थान का देखने को मिलता है। These enterprises play a significant role in employment generation, income creation and balanced regional development। यानी कि ये जो उद्योग है एमएसएमई, ये रोजगार सृजन का काम करते हैं, आय वृद्धि करते हैं और संतुलित क्षेत्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब इंडिया ने क्या किया, यानी कि देश ने 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिवाइज द डेफिनेशन ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। यानी कि 2019 से पहले जो उद्योग क्षेत्र थे वो 2 में डिवाइड थे, एक उद्योग आधारित और एक सेवा आधारित। तो दोनों की, यानी कि निर्माण और सेवा, दोनों अलग-अलग उद्योगों के हिसाब से अलग-अलग लिमिट बना रखी थी, लेकिन 2019 में इन सबको मर्ज कर दिया और एक नई डेफिनेशन दी कि हम एमएसएमई बोलेंगे किसको। यानी कि इसमें 3 वर्ड है, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम, यानी कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम। तो किसको तो हम सूक्ष्म कहेंगे, किसको लघु कहेंगे और किसको मध्यम आकार का उद्योग कहेंगे, तो इसकी डेफिनेशन दी है। अकॉर्डिंग टू न्यू डेफिनेशन, एमएसएमईज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट एंड एनुअल टर्नओवर। यानी कि 2019 में भारत सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की परिभाषा में संशोधन किया और नई परिभाषा के अनुसार एमएसएमई को प्लांट और मशीनरी और या उपकरणों में किए गए निवेश के आधार पर और वार्षिक टर्नओवर, यानी कि पूरे साल भर में कितने का टर्नओवर होता है उसके आधार पर क्या किया गया है, वर्गीकृत किया है। यानी कि माइक्रो इंडस्ट्री उसको कहते हैं, यानी माइक्रो का मतलब क्या हुआ, सूक्ष्म। मिटा देता हूँ मैं, इधर हिंदी में लिख देता हूँ नाम, एक सेकेंड। हाँ, सूक्ष्म। सूक्ष्म उद्योग किसको कहेंगे, जिसमें 1 करोड़ तक का क्या किया गया हो, इन्वेस्टमेंट किया गया हो, या जिसका टर्नओवर कितने करोड़ तक का हो, 5 करोड़ तक का हो, उसको हम क्या कहेंगे, सूक्ष्म उद्योग कहेंगे। यानी कि जिसमें इन्वेस्टमेंट अप टू 1 करोड़ हो और उसका टर्नओवर 5 करोड़ तक का हो। लघु उद्योग यानी कि स्मॉल उद्योग इसको कहेंगे, जिसमें इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक का किया गया हो और उसका टर्नओवर पूरे साल भर में, यानी कि एनुअल टर्नओवर है ये, वार्षिक टर्नओवर 50 करोड़ तक का हो, उसे हम लघु उद्योग कहते हैं। और मध्यम उद्योग उसको कहेंगे जिसमें 50 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट हो और टर्नओवर 250 करोड़ तक का हो, यानी 250 करोड़ तक का, उसे मध्यम उद्योग कहेंगे। अब इससे ज़्यादा यदि इन्वेस्टमेंट होगा और इससे ज़्यादा टर्नओवर होगा तो उसको किस में कह देंगे, लार्ज इंडस्ट्री में आ जाएगा। तो हम तो बात करते हैं एमएसएमई की, तो एमएसएमई का मतलब माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेज। तो अब आप समझ गए हो, 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट और 5 करोड़ तक का टर्नओवर, दैट इज माइक्रो इंडस्ट्री। एंड 10 करोड़ तक का टर्नओवर एंड 50 करोड़ तक का 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट एंड 50 करोड़ तक का टर्नओवर इज कॉल्ड स्मॉल इंडस्ट्रीज। एंड मीडियम के लिए 50 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट और 250 करोड़ तक का टर्नओवर
मीडियम इंडस्ट्रीज कहे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में छाप के आ जाना, इसी टेबल से ही एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएंगे। बात करते हैं टाइप्स ऑफ एमएसएमई इन राजस्थान, यानी राजस्थान में कितने टाइप की एमएसएमई है। एमएसएमई इन राजस्थान कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड एक्टिविटीज इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज, यानी कि एक्टिविटीज के आधार पे हम राजस्थान की एमएसएमई को इसमें डिवाइड कर सकते हैं। पहला बात करते हैं एग्रो बेस्ड एमएसएमई, यानी कि कृषि आधारित एमएसएमई। दीज इंटरप्राइजेज आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल, कि ये उद्यम कृषि कच्चे माल पर आधारित होते हैं, जैसे फूड प्रोसेसिंग यूनिट का होना, यानी कि खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बर्गर बनता है कोई छोटे उद्योग में, या पिज़्ज़ा बनता है, या फिर यानी इनके बेस वगैरह बनते हैं, पुचके बनते हैं, गोलगप्पे वगैरह, तो ये सारे क्या फूड प्रोसेसिंग यूनिट ही तो है। तो ये खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ कही जाती है। डेयरी प्रोडक्ट यानी कि दुग्ध उत्पाद, ऑयल मिल्स यानी कि तेल मिलें, जिसमें आप जैसे चौधरी कच्ची घानी का तेल है, तो ये ऑयल मिल है, तो ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। स्पाइसेज एंड ग्रेन प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि मसाला और अनाज प्रसंस्करण इकाइयाँ, ये सारी एग्रो बेस्ड एमएसएमई कही जाती है। इंपॉर्टेंस क्या है? ऐड वैल्यू टू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यानी कि जो कृषि उत्पाद है उसका ये मूल्य संवर्धन का काम करते हैं। प्रोवाइड रूरल एम्प्लॉयमेंट, ग्रामीण रोजगार जनरेट करते हैं। रिड्यूस वेस्टेज ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स, यानी कि जो कृषि उत्पाद है उसकी बर्बादी को ये कम करते हैं, या बर्बादी में रोक लगाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मिनरल बेस्ड एमएसएमई, यानी कि खनिज आधारित एमएसएमई। राजस्थान इज रिच इन मिनरल्स विच हैज लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ मिनरल बेस्ड एमएसएमई, यानी कि राजस्थान खनिज संसाधनों में समृद्ध है, जिसके कारण खनिज आधारित एमएसएमई का विकास खूब हुआ है। यानी कि राजस्थान में खूब खनिज निकलता है। एग्जाम्पल के तौर पे मार्बल एंड ग्रेनाइट कटिंग यूनिट, संगमरमर और ग्रेनाइट कटिंग यूनिट, यानी कि जो संगमरमर की मूर्ति बनती है मान लो फॉर एग्जाम्पल, तो वह कौन सी होगी? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री होगी। स्टोन पॉलिशिंग यूनिट यानी कि पत्थर पॉलिशिंग इकाइयाँ। लाइम एंड जिप्सम बेस्ड इंडस्ट्री यानी चूना और जिप्सम आधारित उद्योग। सिरेमिक एंड ग्लास यूनिट यानी कांच उद्योग, ये सारे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कही जाती है। इंपॉर्टेंस क्या है? यूटिलाइजेज लोकल मिनरल रिसोर्सेज, यानी कि स्थानीय खनिज संसाधनों का उपयोग करना। जैसे हम नवरात्रि आती है, माता की हम जो मूर्त लेके आते हैं वह किससे बनती है? पीओपी से बनती है, तो ये एक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री तो होगी। है तो काम हैंडीक्राफ्ट का, लेकिन साथ में क्या आ गई? मिनरल बेस्ड भी तो होगी। प्रमोट्स एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज, यानी कि निर्यातोन्मुख उद्योगों को बढ़ावा देती है। एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट, रोजगार तो सृजन करती है। इसके अलावा आता है हैंडीक्राफ्ट एंड कॉटेज इंडस्ट्री, यानी कि हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग। राजस्थान इज इंटरनेशनली फेमस फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट एंड कॉटेज इंडस्ट्री, यानी कि राजस्थान अपने हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। देखो हम तो रहते हैं किधर? शेखावाटी की तरफ। शेखावाटी में हैंडीक्राफ्ट थोड़ा सा कम है। अगर हम अपने हैंडीक्राफ्ट की बात करें तो जो हमारे लुगड़े होते हैं, लुगड़े जो पोमचे वगैरह होते हैं, पोमचे, ये शेखावाटी का अपना जनरल हैंडीक्राफ्ट है। आप खुद देखते हो अपना फतेहपुर, अपना श्री माधोपुर, अपना लोकल सीकर का मार्केट। और इसके अलावा अगर खंडेला में जाओगे तो गोटा किनारी का जो काम होता है, गोटा किनारी जो फूल वगैरह बीजिया बीजिया होता है, वो सारा अपना हस्तशिल्प में आता है। तो ये हस्तशिल्प है, इसमें राजस्थान अपनी जो पहचान है इंटरनेशनल लेवल पे रखता है। राजस्थान का हस्तशिल्प दुनिया भर में मशहूर है। इसके एग्जाम्पल देख लो, हैंडलूम एंड टेक्सटाइल यूनिट, यानी कि जो हथकरघा और वस्त्र उद्योग है। ज्वेलरी एंड जेम स्टोन यूनिट, यानी कि अपना जो जयपुर है वो आभूषण और रत्न के लिए बहुत फेमस है। ब्लू पोट्री और लेदर गुड्स, यानी कि ब्लू पोट्री का मतलब नीले कलर के बर्तन, ये जयपुर का फेमस है। उसके अलावा जो लेदर प्रोडक्ट यानी कि चमड़ा वगैरह, जो कि जोधपुर में और जालौर में खूब होता है। वुडन एंड मेटल हैंडीक्राफ्ट, यानी लकड़ी और धातु का शिल्प। आज भी जब भी अपने यहाँ पे कोई जापानी मुलायम जी आते हैं, या यूँ कहे पीएम के पास जापानी गेस्ट आते हैं, जापान का पीएम वगैरह आता है वगैरह वगैरह, तो उनको चंदन की कोई चीज़ भेंट करते हैं, तो चंदन के जो आइटम बनता है लकड़ी का, वो राजस्थान का ही होता है। आपने खूब नाम सुना होगा राजस्थान के आर्टिस्ट का वगैरह का। तो वुडन और मेटल हैंडीक्राफ्ट में भी बहुत ज़्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग है। इंपॉर्टेंस क्या है इसका? प्रिजर्व ट्रेडिशनल स्किल्स एंड कल्चर, यानी अपने पारंपरिक कौशल और संस्कृति का संरक्षण होता है। इट जनरेट्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि स्वरोजगार को बढ़ावा देता है। यानी कि आपके अंदर कोई स्किल होती है तो आप अपना खुद का ही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट चालू कर देते हो, यानी कि स्वरोजगार हो जाते हो। आपको इधर-उधर बैठने की नीड नहीं है। आप अपने उस स्किल से ही हैंडीक्राफ्ट बेस करके काम करते हो। जैसे मान लो आपको अचार बहुत अच्छा डालना आता है फॉर एग्जांपल, क्योंकि अपन शेखावाटी में है और शेखावाटी का अचार बहुत फेमस है, स्पेशली अपना लोहारगल का अचार। तो आपको अगर अचार बहुत अच्छा डालना आता है तो आपने अपने घर पे ही किसकी इंडस्ट्री चालू कर दी? अचार का कुटीर उद्योग स्टार्ट कर दिया। ये लो, आपको कोई नौकरी की ज़रूरत है? नहीं। इसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। प्रमोट्स टूरिज्म, और ये पर्यटन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देता है। यानी आप कहीं घूमने जाते हो तो आप वहाँ का क्या खरीद के लाते हो? लोकल आइटम ही तो खरीदना पसंद करोगे। लोकल आइटम कहीं और मिलेगा नहीं। तो हस्तशिल्प यानी हैंडीक्राफ्ट एक ऐसी चीज़ है जो लोकल आइटम में सबसे ज़्यादा काम की जाती है, यानी काउंट की जाती है। तो ये टूरिज्म को प्रमोट करता है।
टूरिज्म बेस्ड एमएसएमईज यानी कि पर्यटन आधारित एमएसएमई यानी कि जिनका आधार ही क्या है, पर्यटन है, यानी कि जो टूरिस्ट लोग घूमने आते हैं वो उनका बेस बनते हैं या वो उनके ग्राहक बनते हैं। टूरिज्म हैज एनकरेज्ड द ग्रोथ ऑफ सर्विस ओरिएंटेड एमएसएमई यानी कि जो पर्यटन के कारण राजस्थान में सेवा आधारित एमएसएमई है वो टूरिज्म बेस्ड कही जाती है। जैसे होटल्स एंड गेस्ट हाउस यानी कि होटल और गेस्ट हाउस बनना, ट्रैवल एजेंसीज, हैंडीक्राफ्ट शॉप और ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, ये सारी टूरिज्म बेस्ड इंडस्ट्रीज कही जाती हैं। इंपॉर्टेंस क्या है इनका? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यानी कि देखो रोजगार तो सारी इंडस्ट्री डेवलप जनरेट करती है। इनकम क्रिएशन एंड सपोर्ट टू टूरिज्म सेक्टर यानी कि पर्यटन क्षेत्र का समर्थन करती है। फिर आता है मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एमएसएमई यानी कि विनिर्माण और सेवा आधारित। अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल सेक्टर्स, राजस्थान हैज विटनेस्ड ग्रोथ इन मॉडर्न एमएसएमई यानी कि पारंपरिक क्षेत्रों के अलावा राजस्थान में आधुनिक एमएसएमई का भी विकास हुआ है। जैसे इंजीनियरिंग गुड्स की जो इंडस्ट्रीज है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, आईटी एंड डिजिटल सर्विसेज की जो इंडस्ट्रीज है एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विसेज की जो इंडस्ट्रीज है, ये सारी मॉडर्न और सेवा आधारित इंडस्ट्रीज भी कही जाती है। इंपॉर्टेंस क्या है? इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन यानी कि औद्योगिक विविधीकरण देखने को मिलता है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट यानी तकनीकी प्रगति हुई है। अर्बन एम्प्लॉयमेंट और शहरी रोजगार का सृजन इससे हुआ है। ये सारी बातें हैं। बात करते हैं नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमएसएमई इन राजस्थान यानी कि राजस्थान में एमएसएमई की प्रमुख विशेषताएं क्या है? मोस्टली स्मॉल स्केल एंड लेबर इंटेंसिव यानी कि सबसे बड़ी बात है तो मुख्यतः लघु है और श्रमिक प्रधान इंडस्ट्रीज है यानी कि जिसमें श्रम ज़्यादा लगता है, मशीनरी का काम कम होता है, वो इंडस्ट्रीज है। कॉन्सेंट्रेटेड इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज यानी कि ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा केंद्रित है। बेस्ड ऑन लोकल रिसोर्सेज एंड स्किल यानी कि स्थानीय संसाधनों और कौशल पर आधारित है। जैसे पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर एमएसएमई देखने को मिलती है या हैंडीक्राफ्ट देखने को मिलता है। जैसे जयपुर में ब्लू पॉटरी है, सांगानेरी प्रिंट है, बीकानेर में अपने बाड़मेर में साइड में अपने बंदेज क्या ये प्रिंटिंग ज़्यादा प्रिंटिंग और डाइंग इंडस्ट्रीज देखने को ज़्यादा मिलती है। इसके अलावा बीकानेर में बीकानेर की मिलती है, जालोर में जूतियाँ वगैरह है, जोधपुर में लेदर वगैरह का काम है, वुडन फर्नीचर का काम है, वुडन हैंडीक्राफ्ट का काम है। इस तरीके से हर एरिया में अलग-अलग इंडस्ट्री देखने को मिलती है। तो क्योंकि वहाँ का जो लोकल रिसोर्सेज है उसके आधार पे ये मतलब फल-फूलती है। फैमिली ओन्ड एंड ट्रेडिशनल इन नेचर यानी कि पारिवारिक और पारंपरिक स्वरूप है। जैसे मान लो लग ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ में फैमिली पर्सन ही काम करते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कुटीर उद्योग कहते थे। कुटीर उद्योग का मतलब क्या होता है? एक कुटिया में जो चल सके। कुटिया का मतलब क्या हो गया? एक घर। तो घर में चलेगा तो ऑब्वियसली बात है जो फैमिली पर्सन्स है वही इसमें काम करते हैं। लो कैपिटल रिक्वायरमेंट, कम पूँजी की आवश्यकता है क्योंकि ज़्यादा आवश्यकता किसकी होती है इसमें? कौशल की आवश्यकता होती है, श्रमिकों की आवश्यकता ज़्यादा होती है, इसलिए पूँजी की आवश्यकता इसमें कम होती है। और ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का एक बहुत इंजन कहा जाता है, यानी कि राजस्थान की इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का इंजन एमएसएमई को कहा जाता है। ये इसकी बड़ी बात है। रोल की बात कर लेते हैं। रोल ऑफ एमएसएमई इन राजस्थान है कि राजस्थान में एमएसएमई की क्या भूमिका है? एमएसएमईज आर कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ राजस्थान इंडस्ट्रियल इकोनॉमी यानी कि राजस्थान की जो औद्योगिक अर्थव्यवस्था है उसकी रीढ़ माना जाता है लघु और कुटीर उद्योगों को। इंपॉर्टेंस क्या है? महत्व क्या है? जनरेट एम्प्लॉयमेंट विथ लो कैपिटल यानी कम पूंजी में रोजगार सृजन कर देता है। प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि उद्यमिता को बढ़ावा देता है। एनकरेज रीजनल एंड रूरल डेवलपमेंट, क्षेत्रीय और ग्रामीण विकास को ये प्रोत्साहित करता है। प्रिजर्व ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज यानी कि जो हमारा पारंपरिक शिल्प है और जो उद्योग है उनको ये संरक्षित करता है। एंड रिड्यूस प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर यानी कि कृषि पर जो निर्भरता है उसको ये कम करता है। एंड सपोर्ट इंक्लूसिव ग्रोथ यानी कि समावेशी विकास को ये सपोर्ट करता है, प्रोत्साहित करता है। अब बात करते हैं कंस्ट्रेंट्स क्या है, एमएसएमई के विकास की प्रमुख बाधाएं क्या है। पहला है लैक ऑफ फाइनेंस यानी कि वित्त की कमी राजस्थान में अच्छे से देखने को मिलती है। शुरुआती बात करें तो राजस्थान के जो लोग थे वो साहूकारों के चंगुल में ज़्यादा फँसे हुए थे, कर्जे में ज़्यादा थे या स्पेशली किसानों की बात करें तो लैक ऑफ फाइनेंस यहाँ पर देखने को मिलता था। अब भी तो देखो अब तो बहुत सारे इंसेंटिव या इनोवेटिव हो गए हैं, लेकिन हम बात करें पुरानी बातें करेंगे, सिंपल सी बात है, तो लैक ऑफ फाइनेंस है। लिमिटेड एक्सेस टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी यानी आधुनिक तकनीक की सीमित पहुँच है। इनएडुकेट मार्केटिंग फैसिलिटी, विपणन की सुविधा अपर्याप्त है। कॉम्पिटिशन फ्रॉम लार्ज इंडस्ट्री ये बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी बाधा है, यानी कि बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा बहुत अच्छी खासी है। और लैक ऑफ स्किल्ड मैन पावर, आजकल के लोग थोड़े से कम कुशल है, या यूँ कहे जैसे मान लो कोई लाख की चूड़ियाँ बनाता है, लाख की चूड़ियाँ बनाता है तो बहुत अच्छा कारीगर है, उसका खुद का कौशल है, लेकिन वो अपने बेटे को पटवारी की तैयारी करवा रहा है, अपने बेटे को ग्राम सेवक बनाना चाह रहा है। यानी कहने का मतलब जो अपना कौशल है
वह कौशल, क्योंकि जितना अच्छा कौशल उसकी आगे आने वाली पीढ़ी में मिलेगा, उतना कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन उसके आगे आने वाली पीढ़ी वो काम नहीं सीख रही, वह दूसरा काम सीख रही है। तो कहीं न कहीं कुशलता है, वह क्या हो रही है, कम देखने को मिल रही है। यानी कि जो काम पहली वाली पीढ़ी कर रही है, बाद वाली पीढ़ी उतना अच्छा काम नहीं कर पा रही है। कहीं न कहीं ये कुशलता की कमी राजस्थान की एमएसएमई फेस कर रही हैं। बात करें रिसेंट ट्रेंड्स क्या है, यानी हाल ही की क्या प्रवृत्तियाँ हैं। गवर्नमेंट सपोर्ट थ्रू इंसेंटिव्स, यानी कि सरकारी प्रोत्साहन और सहायता मिली है एमएसएमईज को। डिजिटलाइजेशन एंड ई कॉमर्स एडॉप्शन, यानी कि डिजिटलाइजेशन और ई कॉमर्स का खूब अच्छा खासा उपयोग हुआ है। यानी कि आप आज अमेजोन या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी वो चीज़ें अवेल कर सकते हो। क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट, यानी कि क्लस्टर आधारित विकास हुआ है। स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, यानी कि कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण प्रोग्राम लाए गए हैं। ग्रोथ ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि महिला उद्यमिता में वृद्धि हुई है। ये सारे रिसेंट ट्रेंड्स हैं। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट की, एमएसएमई पॉलिसी 2024, जो राजस्थान की जो एमएसएमई नीति है 2024, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं सरसरी नज़र से। The Rajasthan MSME Policy 2024 is a state level policy aimed especially at developing and empowering micro, small and medium enterprises in the state। यानी कि जो MSME पॉलिसी 2024 है वो राज्य स्तर की नीति है, जिसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को सशक्त बनाना और उनका विकास मेन उद्देश्य है। इट कॉम्प्लीमेंट्स दी बॉर्डर रिप्स 2024। ये रिप्स 2024 के उद्देश्यों को क्या करती है, व्यापक रूप पे पूरा करती है, यानी कि उसके सपोर्ट में ये बनी है। और स्पेशली इसका जो फोकस है एमएसएमई पर है, जबकि रिप्स का जो फोकस है वो पूरे लार्ज इंडस्ट्रीज की बात होती है। ऑब्जेक्टिव क्या है एमएसएमई पॉलिसी 2024 के, सपोर्ट एमएसएमई विद फाइनेंशियल इंसेंटिव, यानी पूंजी और बाजार तक आसान पहुंच प्रदान करना। फैसिलिटेट ईजियर एक्सेस टू कैपिटल एंड मार्केट्स, यानी कि पूंजी सॉरी हाँ, एमएसएमई को वित्तीय प्रोत्साहन देना, और दूसरा था पूंजी और बाजार तक पहुंच प्रदान करना। प्रमोट सस्टेनेबल एंड ग्रीन बिजनेस प्रैक्टिसेज, यानी सतत और हरित उद्योग अभ्यास को बढ़ावा देना, यानी कि इको फ्रेंडली इंडस्ट्रीज की बात करना। रिड्यूस रेगुलेटरी बर्डन्स फॉर एमएसएमई स्टार्टअप्स एंड एक्सपेंशन, यानी कि जो एमएसएमई के स्टार्टअप है और जो विस्तार के कार्यक्रम हैं उनके लिए नियमों को सरल बनाना। क्रिएट ए कॉम्पिटिटिव एंड सपोर्टिव बिजनेस इकोसिस्टम, यानी कि प्रतिस्पर्धी और सहयोगी व्यवसाय परिवेश का निर्माण करना। ये इस नीति के क्या है, मुख्य उद्देश्य हैं। इसके की फीचर्स क्या है, यानी इसमें क्या बेनिफिट है, तो 75% एसजीएसटी इन्वेस्टमेंट सब्सिडी, यानी कि जो स्टार्टअप है उनके शुरुआती 10 साल में उनका जो जीएसटी बनता है, स्टेट जीएसटी बनता है, उसका 70% वापस रिमर्स करना। एक तो ये कैपिटल सब्सिडी, यानी कि 1.5 करोड़ तक एग्रो फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज के लिए 50% फला-फला। ये चीज़ें मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूँगा, उसको सिर्फ पढ़ लेना है, ये डेटा के काम होते हैं, इसमें इतनी चीज़ें बताने की क्या ज़रूरत है। यानी मेरा कहने का मतलब क्लास फालतू में लंबी हो रही है, ये चीज़ें पढ़ते ही आपकी याद हो जाएगी कि इसमें होता क्या-क्या है। इंटरेस्ट सबवेशन, यानी कि वापस ब्याज की प्रतिपूर्ति करना, यानी कि जो ब्याज लगा उसको वापस ग्रीन रिटर्न कर देना। ग्रीन ग्रोथ इंसेंटिव, यानी कि यदि आप सोलर से, विंड से, इनसे काम करते हो, यानी कि जो ग्रीन एनर्जी का अगर आप यूज़ में लेके काम कर रहे हो, तो उसके लिए आपको खास इंसेंटिव देना। एक्सपेंशंस एंड रिम्बर्समेंट, यानी आपको कुछ छूट वगैरह देना, जैसे स्टाम्प ड्यूटी में, मंडी फीस में, कन्वर्जन चार्जेज़ में, इस तरीके की आपको कुछ छूटें देना, कुछ प्रतिपूर्ति देना। कोलेटरल फ्री एंड क्रेडिट सपोर्ट, यानी कि आपको कुछ उधार वगैरह देना, यानी कि लोन फैसिलिटीज़ देना। स्किल डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी सपोर्ट, यानी कि आपको एम्प्लॉयी ट्रेनिंग, आपकी जो एम्प्लॉयी है उनको ट्रेनिंग देना, टेक्निकल एक्विजिशन की बातें करना, या ई कॉमर्स अडॉप्शन आपको बताना कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी ये काम करो। कई तरीके की इसमें चीज़ें हैं। बात करें इसकी ड्यूरेशन क्या है, पॉलिसी रिमेन्स इफेक्टिव अप टू 31 मार्च 2029 अलाइंग विद रिप्स 2024 टाइमलाइन, यानी कि जो रिप्स 2024 की टाइमलाइन है उसके साथ ही इसकी भी क्या है, ड्यूरेशन है, जो कि 31 मार्च 2029 तक रहने वाली है। अब बात करें ईएफएम की, देखो दोस्तों बात ऐसी है कि ईएफएम का पूरा सिलेबस मैं आपके लिए अपलोड कर चुका हूँ। आप शुरुआत से अगर आप देखो तो यूनिट 1 आप यहाँ भी देख सकते हो, ये भी देख सकते हो, ये भी देख सकते हो, ये रहा, ये यूनिट 1 के चैप्टर्स है। उसके अलावा यूनिट 2 यहाँ पे कंप्लीटली अपलोड है, यूनिट 3 कंप्लीटली अपलोड है, और अब हम यूनिट 4 भी ला चुके हैं। और ये रहे आपके ईएफएम के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के सेगमेंट, यानी कि लास्ट ईयर हमने ये सेगमेंट अपलोड कर चुके थे, जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन विद आंसर अपलोड किए हुए हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी डिस्कस कर रखे हैं। इसके अलावा रोड और एनर्जी को आप यहाँ पे सेपरेटली देख सकते हो, पंचायती राज को सेपरेटली पढ़ सकते हो, आरडीपीज को
सेपरेटली पढ़ सकते हो, टूरिज्म को सेपरेटली पढ़ सकते हो, रूरल फाइनेंस को सेपरेटली पढ़ सकते हो। बीएडएम के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड है। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह के सेगमेंट हम लेकर आ जाएंगे आपके लिए। जो लास्ट ईयर का जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है उसका सॉल्यूशन भी हम आपको करवाएंगे। इसके अलावा इस बार नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके एग्जाम के लिए एज ए गेस्ट पेपर के तौर पे हम आपके लिए लेकर आएंगे, जिसमें इसके आंसर भी हम आपको बताने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड विथ योर करियर रेडीनेस। यहाँ तक क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ जरूर करियर क्लास को शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हो तो डेफिनेटली आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, बिकॉज अब आपके लिए ही है करियर रेडीनेस। So thanks for the being with us. Stay tuned and stay connected with your career readiness. Have a great day. Have a great time. Thank you.